नमस्ते, मैं सृष्टि सारस्वत आप सबके सामने राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में कुछ बोलना चाहूंगी। राष्ट्रीय जुड़ गए हैं उनको आराम से जो साथी जुड़ गए हैं वो कमेंट्स करें एंड लाइक करें। राष्ट्रीय आंदोलन 1919 से 1947 तक के बारे में मैं कुछ बताना चाहूंगी। फर्स्ट है रॉलेट एक्ट। जोड़ने दे लोगों आराम से। फर्स्ट रॉलेट एक्ट सिडनी रॉलेट के अध्यक्षता में बनाया गया था। इसे विधानमंडल ने 19 मार्च 1919 को पारित किया और इसके अंतर्गत संदेह के आधार पर किसी भी भारतीय को गिरफ्तार किया जा सकता है। इसमें न तो कोई दलील, न अपील, न कोई वकील, और इसे काला कानून भी कहते हैं। और फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी के दिन पे जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने सभा में अंधाधुंध गोलियां चला दी, जिससे काफी लोग मारे गए। जो सरकार के अनुसार 379 लोग मारे गए, परंतु केंद्र समिति के अनुसार 1000 से अधिक लोग मारे गए थे। और जनरल डायर को उधम सिंह ने लंदन में ही गोली से उड़ा डाला। फिर खिलाफत आंदोलन। इस्लाम के धार्मिक नेता पदवी खलीफा व उसके अधिकारों की रक्षा के लिए मोहम्मद अली व शौकत अली ने मुंबई में खिलाफत समिति का गठन किया, जिसके प्रमुख अध्यक्ष गांधी जी को बनाया गया। लेकिन सेब्रे की संधि से ब्रिटेन व तुर्की ने खलीफा पद को समाप्त करा और इस राज्य को एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषित कर दिया। फिर असहयोग आंदोलन गांधी जी ने अगस्त 1920 को शुरू किया था। इसमें उनका कहना था कि हम अंग्रेजों को किसी भी प्रकार से सहयोग नहीं देंगे, और इसमें उन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। और अपनी जो सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने अपनी पदवी जो उन्हें दी गई थी, अंग्रेजों ने केसर-ए-हिंद की पदवी दी थी, वो उन्होंने वापस लौटा दी। और एक वर्ष तक ये अपने चरम तक पहुंच चुका था ये। परंतु चोरी हत्याकांड, चोरी में काफी लोग वहां पे पुलिस स्टेशन पे पहुंचे और मसाले लेके जा रहे थे। तो वहां पे पुलिस स्टेशन के 21 सिपाही व एक थानेदार को जिंदा ही जला दिया गया। ये बात अगले दिन अखबार में छपी। जब इसके बारे में गांधी जी को पता चला तो उन्होंने 12 फरवरी 1922 को वापस ये आंदोलन ले लिया, क्योंकि ये हिंसावादी बन चुका था। स्वराज पार्टी 1923 में सीआर दास यानी चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू ने पार्टी बनाई थी, ये स्वराज पार्टी। फिर साइमन कमीशन 1927 में सर जॉन साइमन के नेतृत्व अध्यक्षता में एक कमीशन बनाया गया, जिसे हम साइमन कमीशन कहते हैं। 5 फरवरी 1928 को ये कमीशन बम्बई पहुंचा। इसमें बम्बई वालों ने इस पे काफी जबरदस्त विरोध किया इसका। फिर बाद में ये कमीशन जब लाहौर पहुंचा तो इसका नेतृत्व लाला लाजपत राय के नेतृत्व में ये जबरदस्त विरोध हुआ इसका। और जबरदस्त विरोध हुआ और ये नारा भी दिया गया था कि साइमन गो बैक। सैंडर्स के कहने पर लाठी चार्ज हुआ, जिसमें लाला लाजपत राय की बुरी तरह से घायल हो गए थे। फिर 1 महीने बाद उनकी मृत्यु हो गई। फिर सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी ने इरविन को वायसराय इरविन को 11 सूत्री मांग पत्र पे लिखा
लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर उन्होंने गांधी जी ने मार्च 12 मार्च 1930 को उन्होंने अपने आश्रम साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ डांडी की ओर कूच किया और फिर वे जब 6 अप्रैल 1930 को डांडी पे पहुंचे तो उन्होंने डांडी पर पहुंचकर नमक कानून तोड़ा और डांडी पे पहुंचकर नमक कानून और उनके और फिर गांधी इरविन समझौता हुआ, जिसमें गांधी इरविन ने कहा कि ये आंदोलन वापस ले लिया जाए, वो उनकी पूर्ण तरह मदद करेंगे। तो फिर गांधी जी ने ये आंदोलन वापस ले लिया और उन्हें ये भी कहा गया कि वे दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जाएंगे। वे दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गए, जहाँ पे अंबेडकर और गांधी जी के बीच में विवाद हो गया, जिसमें अंबेडकर ने दलीलों का निर्वाचन अलग ही करने का कहा था अंग्रेजों ने, और अंग्रेजों ने अंबेडकर के साथ खड़े रहे और गांधी जी नाराज होकर वापस आ गए भारत और उन्होंने 1932 में वापस ये आंदोलन शुरू कर दिया। फिर गांधी जी ने अपनी असफलता मान ली और फिर 1933 में ये वापस बंद कर दिया गया आंदोलन। फिर ठीक है, 1932 में ही पूना पैक्ट हुआ। 1932 में ही पूना पैक्ट हुआ, जहाँ पे गांधी जी और अंबेडकर ने अपनी पूना में संधि की थी, इसलिए उसे पूना पैक्ट भी कहा जाता है। फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को ये व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन हुआ, जिसे गांधी जी ने इसमें कहा कि व्यक्ति अपने ये द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को ना ले, ये ना पूरे विश्व में ये बात चल गई और हड़ताल हुई थी पूरे विश्व में कि भारतीयों को इस युद्ध में नहीं लिया जाएगा, द्वितीय विश्व युद्ध में। तो गांधी जी ने इस पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं की, उन्होंने कहा व्यक्ति अपने आधार पर निर्णय लेगा, इसलिए इसे व्यक्तिगत सत्याग्रह कहा जाता है। और इसलिए पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे बने। पहले इसमें व्यक्तिगत सत्याग्रह में जो लोग भाषण द्वितीय विश्व युद्ध के रोक के लिए भाषण देंगे और उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा और फिर वापस भी छोड़ दिया जाएगा। और पहले थे विनोबा भावे, पहले इसके भाषण देने वाले विनोबा भावे थे, व्यक्तिगत सत्याग्रही थे, जिन्हें जेल में डाला गया और वापस 3 महीने बाद वे वापस छूट गए। फिर दूसरे थे इनके जवाहरलाल नेहरू, वे तीसरे थे अब भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 1942 में गांधी जी ने चलाया था, इसमें गांधी जी ने अंग्रेजों को भारत छोड़ो का कहा गया था। क्रिप्स मिशन के विरोध में ये आंदोलन चलाया गया था। इसमें करो या मरो का नारा दिया। इसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया और ये भी अहिंसावादी ही आंदोलन था। और भारत छोड़ो आंदोलन को पूरा कल बताऊंगी, तब तक 2 सवाल छोड़ जाती हूँ। मैं कल बताऊंगी आगे का, और आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि गांधी जी ने आखिर नमक कानून ही क्यों तोड़ा? और भी कानून वे तोड़ सकते थे, आखिर उसका क्या जवाब है आप मुझे कल बताइएगा, और मैं भारत छोड़ो आंदोलन आपको कल आगे बताऊंगी। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। ये थी सृष्टि सारस्वत और भारत छोड़ो आंदोलन तक पहुंची थी, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन सृष्टि ने बताया आपको। मोटा मोटी जो घटनाक्रम उसने बताए थे, उसमें सबसे पहले रोलट एक्ट का जिक्र किया था।
रोलट एक्ट बता दूं, एक ऐसा कानून था, सो सिडनी रोलट की अध्यक्षता में एक कानून पास किया गया था। उसमें किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए कभी भी गिरफ्तार किए जाने का प्रावधान था, न दलील, न अपील और न वकील। और इसलिए इस कानून को काला कानून कहा जाता है। हालांकि गांधी जी ने और शीर्ष के नेताओं ने इस एक्ट को लागू न करने का जिक्र किया था, बावजूद उसके 19 मार्च 1919 को रोलट एक्ट लागू कर दिया गया था। और इसी के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हुई थी 13 अप्रैल 1919 को। और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में अमृतसर में जनरल डायर ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। और इस घटना के विरोध में देश के शीर्ष के नेताओं ने अपनी उपाधियां भी वापस लौटाई थी, जिनमें प्रमुख नाम आता है रविंद्रनाथ टैगोर का, ताराचंद जी बंसीवाल, श्याम जी जुड़े हैं, रामनिवास जी मुंडेल, मूल सिंह जी खिंची, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं बात कर रहा था जलियांवाला बाग हत्याकांड की। और इसके बाद बता दूं, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शीर्ष के नेताओं ने अपनी उपाधियां वापस लौटाई थी, जिनमें जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी। रमेश जी चौधरी का भी बहुत बहुत स्वागत है, MP जोशी जी का भी स्वागत है। हम बात कर रहे थे जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद भारत छोड़ो असहयोग आंदोलन 1920 में गांधी जी ने शुरू किया था, उसकी भी महत्वपूर्ण जानकारी सृष्टि ने दी थी। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था। जब आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया तो उन्होंने अपनी केसरी हिंद की उपाधि वापस लौटा दी थी। आंदोलन जब अपने चरम पे था, उसी समय चोरी चौरा की घटना हुई। बता दूं, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चोरी चौरा नामक स्थान पर क्रांतिकारियों ने पुलिस चौकी में आग लगा दी। रवि जी पारी का बहुत बहुत स्वागत है, महेंद्र जी तेरदिया नमस्कार, अरविंद जी रत्नों का भी स्वागत है। हम बात कर रहे थे चोरी चौरा की घटना। बता दूं, 5 फरवरी 1922 को क्रांतिकारियों ने पुलिस चौकी में आग लगा दी, जिसमें 21 सिपाही और 1 थानेदार जिंदा जल गए। चूंकि आंदोलन हिंसात्मक हो गया था, इसलिए आंदोलन को वापस लेना पड़ा। गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को बारदोली में आंदोलन वापस ले लिया। अरविंद जी के बाद तुलसाराम जी पूनिया का बहुत बहुत स्वागत है, किशोर जी मांझू का भी स्वागत है, MR सियोल साहब का भी बहुत बहुत स्वागत। ये चूंकि सृष्टि की क्लास थी, उसको मैंने थोड़ा आगे लिया है। सौरभ जी विश्नोई, गुरु जी आपकी क्लास जिंदगी में याद रहने वाली क्लास रही। आपको इसलिए भी याद रहेगी चूंकि आपने वास्तविक योग्यता को पहचाना था। आई गोल्डन मोमेंट ऑफ माई लाइफ। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी विश्नोई। आप दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करें, ऐसी हम ईश्वर से, परमपिता परमेश्वर से कामना करते हैं। और न केवल आप बल्कि हमारे जो भी साथी जुड़े हुए हैं, हम आपको ईश्वर से आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं कि आप दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करें। और गोपाल कृष्ण जी सारस्वत जुड़े हैं, रविंद्र जी धनवाल हमारे साथ हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद धनवाल साहब। सृष्टि की क्लास को थोड़ा सा मैं वापस समझा रहा हूँ, उसके बाद हम वापस राजस्थान के इतिहास की ओर चलेंगे। विजय जी सारस्वत हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आज सृष्टि ने जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम बताए उनमें बता दूं, उन्होंने असहयोग आंदोलन बताया था। असहयोग आंदोलन को विराम दिया था चोरी चौरा की घटना ने। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चोरी चौरा नामक स्थान पर क्रांतिकारियों ने पुलिस चौकी में आग लगा दी। चूंकि आंदोलन हिंसात्मक हो गया था, इसलिए गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को आंदोलन को वापस लेने की घोषणा कर दी। हालांकि इस घटना को शीर्ष के नेताओं ने इसकी बहुत आलोचना की। यहाँ तक कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि जब आंदोलन अपने चरम पे था तो उस समय वापस ले लेना किसी देशद्रोह से कम नहीं है। जब गांधी जी को ऐसी सूचना मिली कि आपको देशद्रोही की संज्ञा दी जा रही है, तो उन्होंने कहा कि अहिंसा की रक्षा के लिए मैं कुछ भी सहन करने के लिए तैयार हूं। और उसके बाद स्वराज पार्टी का सृष्टि ने जिक्र किया था। 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में इलाहाबाद में हुई थी। बता दूं, इस पार्टी का मेन जो एम था, उद्देश्य था गठन का, वो ये था कि अंग्रेजों के काम में अड़ंगा नीति अपनाना। और 1925 में, जून 1925 में, राजेश जी का बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार राजेश जी सर। ललित जी का भी स्वागत है। चीमाराम जी जानी हमसे जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत धन्यवाद। हम बात कर रहे थे स्वराज पार्टी की। मैं यूँ कह रहा था कि स्वराज पार्टी का मेन उद्देश्य जो था वो अंग्रेजों की
सरकार की नीतियों में अड़ंगा डालना था। और जून 1925 में जब चित्तरंजन दास, जिन्हें देश बंधु कहा जाता है और बता दूं दीन बंधु CF एंड्रयूज को कहा जाता है, उनके निधन के बाद धीरे धीरे स्वराज पार्टी निष्क्रिय हो गई थी। स्वराज पार्टी पहला दल था जिसने गोलमेज सम्मेलन का प्रस्ताव रखा था। पूछा जाता है गोलमेज सम्मेलन का सबसे पहले प्रस्ताव किसने रखा था? स्वराज पार्टी। इसका उत्तर ठीक है। 1925 में एक काकोरी कांड की घटना हुई थी, ये सृष्टि ने नहीं बताई, बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि 9 अगस्त 1925 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में काकोरी नामक रेलवे स्टेशन पर क्रांतिकारियों ने 8 डाउन ट्रेन से सरकारी खजाना लूटा, जिसमें राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां और रोशन सिंह प्रमुख अभियुक्त थे। राम प्रसाद बिस्मल जो प्रमुख सरगना थे वो इससे जुड़े हुए थे और इस घटना को भारत के इतिहास में काकोरी घटना के नाम से जाना जाता है। रामजस जी डूक्या हमसे जुड़ गए हैं, कैलाश जी बाम्बू का भी बहुत बहुत स्वागत है। उसके बाद 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया। बता दूं जब मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट के आधार पर भारत शासन अधिनियम 1919 कानून बना था, उसमें कहा गया था कि 10 साल बाद इस कानून की समीक्षा होगी क्या, लेकिन 2 वर्ष पहले ही इसकी समीक्षा कराने के लिए साइमन की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया और साइमन कमीशन भारत पहुंचा था 3 फरवरी 1928 को और साइमन गो बैक के नारे लगाए गए, क्योंकि इसमें सातों सभी सदस्य जो थे वो अंग्रेज थे, एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। और फिर लाहौर की घटना बहुत महत्वपूर्ण थी। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध प्रदर्शन करते समय सैंडर्स की लाठी के प्रहार से लाला लाजपत राय घायल हो गए और 17 नवंबर 1928 को उनका निधन हो गया। निधन से पूर्व उन्होंने कहा था कि मेरे छाती पर लगा या मेरे शरीर पर लगा एक एक लाठी का प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य की ताबूत की कील साबित होगा, और ऐसा हुआ भी। उसके बाद 1930 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए रावी नदी के तट पर अगली 26 जनवरी को पूर्ण स्वाधीनता की घोषणा की थी। ये 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। ये जो लाहौर अधिवेशन था वो 1929 का था, 31 दिसंबर 1929 की बात है, और 26 जनवरी 1930 को पूरे भारत में पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया। उसके बाद उमेश जी का बहुत बहुत स्वागत है। रामजस जी के बाद राजेंद्र जी शर्मा हमसे जुड़ गए हैं। उमेश सिंह जी मोरियाना हमसे जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। हम बात कर रहे थे पूर्ण स्वाधीनता की घोषणा जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए की थी। उसके बाद बता दूं दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम से, प्रहलाद जी जुड़े हैं, बता दूं गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ 24 दिन पैदल यात्रा करके करीब 200 मील की पैदल यात्रा करके नवसारी जिले के डांडी समुद्र तट पर डांडी नामक स्थान पर पहुंच करके नमक कानून तोड़ा। सृष्टि ने आपके लिए आप एक सवाल छोड़ा है कि गांधी जी ने नमक कानून को ही क्यों तोड़ा था, क्या और कोई कानून था जिसे वो तोड़ सकते थे? ऐसा निर्णय उन्होंने क्यों लिया, ये आपके लिए सवाल छोड़ा है। सवाल का जवाब मैं अभी नहीं दूंगा, आप सोचिएगा इस पर। बहुत सामान्य सी बात है, लेकिन फिर भी आप कल उत्तर दीजिएगा इसका। हम बात कर रहे हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने नवसारी जिले के डांडी नामक स्थान पहुंच करके और नमक कानून तोड़ा। और इस घटना की तुलना बता दूं नेपोलियन के एल्बा द्वीप से एल्बा द्वीप से जब वो वापस पेरिस के लिए आए थे उससे की जाती है। इसके अलावा ये विश्व की दूसरी बड़ी युग परिवर्तनकारी घटना मानी जाती है। पहली बॉस्टन टी पार्टी और उसके बाद डांडी मार्च। पहले जो पुराना 500 का नोट चलता था उसमें डांडी मार्च का चित्र उत्कीर्ण है। शंकर जी तरड़ हमसे जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ उपस्थित हैं सर, बिल्कुल आप भी उपस्थित हैं, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद बता दूं एक गांधी इरविन समझौता हुआ था
गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को गांधी जी और तत्कालीन वायसराय इरविन के बीच हुआ। रविंद्र जी सर कह रहे हैं कि सारस्वत जी ऑनलाइन टीचिंग का ये मिशन बहुत ही सराहनीय कार्य है, इसी तरह जारी रखें। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जारी रखेंगे। और मुझे भी बहुत इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि आप जैसे दोस्त मिलते हैं। कोजाराम जी मांझू हमसे जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। मुझे बहुत मजा आता है इस चीज में। और हम बात कर रहे हैं कि गांधी इरविन समझौता जो हुआ उसकी 3 मुख्य बातें थी। जो पहली महत्वपूर्ण बात थी वो थी कि जितने भी निर्दोष भारतीय जेलों में बंद हैं उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। दूसरी जो बात थी वो थी कि गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लेंगे। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात थी वो थी कि गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। लेकिन गांधी इरविन समझौते की आलोचना इस आधार पर की जाती है कि इसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी पे चर्चा नहीं हुई। जो भी था, गांधी इरविन समझौते के बाद जो बड़ी घटना थी वो बता दूं, दूसरा गोलमेज सम्मेलन बता दूं। 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए थे 1930, 1931 और 1932 में। ये तीनों ही गोलमेज सम्मेलन 78 दिन गलत बता रहे हो सर ये संजय कुमार जी। 78 दिनों में 200 मील की दूरी तय नहीं हुई थी। ये सिर्फ आप जोड़ लें 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930, 24 दिन होते हैं। यहाँ आप जोड़ लीजिएगा। 78 दिन यदि कहीं पढ़े हैं तो गलत पढ़े हैं। 78 अनुयायियों के साथ, ये सही बात है। अपने 78 अनुयायियों के साथ उन्होंने साबरमती आश्रम से ये पैदल यात्रा शुरू की थी, दांडी मार्च जिसको कहा जाता है। और बता दूं, साबरमती आश्रम की स्थापना उन्होंने 1915 में की थी। 1915 में वो स्थायी रूप से 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। इस दिन को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। साजन जी गोदाराम से जुड़ गए हैं। हरेंद्र जी शर्मा का भी बहुत बहुत स्वागत है। हरेंद्र जी नमस्कार। हम बात कर रहे थे 3 गोलमेज सम्मेलनों की। मैं कह रहा था कि जो गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुए थे इनका सबसे पहले जो मांग रखी थी वो स्वराज पार्टी ने रखी थी 1930, 1931 और 1932 में। क्रमशः पहला, दूसरा और तीसरा गोलमेज सम्मेलन तीनों ही लंदन में आयोजित हुए थे। गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तीनों ही गोलमेज सम्मेलनों में जो भाग लेने वाले भारतीय नेता थे उनमें BR अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू का नाम आता है। ये सवाल बता दूं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है कि तीनों ही गोलमेज सम्मेलनों में भाग किसने लिया था। तो BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर ने, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन में है तेज बहादुर सप्रू। सी ऑप्शन में है केवल ए ठीक है, ए और बी दोनों ठीक है। तो ए और बी दोनों ही ठीक है। तेज बहादुर सप्रू और भीमराव अम्बेडकर दोनों ने ही भाग लिया था। उसके बाद CL राव, स्वागत है आपका भी। हम बात कर रहे थे कि गोलमेज सम्मेलन के बाद एक बहुत बड़ी घटना हुई 1932 में, जिसका मैं यहाँ जिक्र करना चाहूंगा कि 1932 में 16 अगस्त 1932 के दिन ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड ने एक सांप्रदायिक पंचाट जारी किया। नमस्कार सभी को। साजन राम जी गोदारा। आंधी बहुत तेज आई है सर। अच्छा, बिरलो गाँव में आंधी आई है। चलो कोई नहीं, आंधी के बाद बारिश भी जरूर होगी। मनफूल जी बादू हमसे जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, हम बात कर रहे थे 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड ने एक सांप्रदायिक पंचाट जारी किया था, जिसमें मुसलमानों के अतिरिक्त दलितों को भी पृथक प्रतिनिधित्व देने की बात कही गई थी। इसका गांधी जी ने विरोध किया और 20 सितंबर को उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया पूना की यरवदा जेल में। और वहीं पर बता दूं आपको, गांधी और अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ जिसमें दलितों को पृथक प्रतिनिधित्व नहीं देकर के सवर्णों के भीतर ही आरक्षण की व्यवस्था की गई, जो भारत के इतिहास में पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। पूना पैक्ट, पूना समझौता 26 सितंबर, कुछ किताबों में 25 सितंबर आता है। 26 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ। कई बार सवाल आता है पूना पैक्ट किन किन के बीच हुआ। अंग्रेजों के गांधी जी के बीच, इरविन और गांधी जी के बीच, गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच। तो गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच ये
इम्पैक्ट हुआ था। उसके बाद सृष्टि ने बताया था व्यक्तिगत सत्याग्रह। उससे पहले आपको मैं थोड़ी जानकारी दे दूं कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत भारत में 1937 में आम चुनाव हुए। उनमें 11 प्रांतों में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी। और हुआ ये कि उस समय दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। 1 सितंबर 1939 को जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया तो विश्व पटल पर दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। ऐसी स्थिति में अंग्रेजों ने यानी इंग्लैंड ने भारतीयों को बिना पूछे विश्वव्यापी घोषणा कर दी, विश्व स्तर पर ये घोषणा कर दी कि भारत हमारी तरफ से हमारे पक्ष में लड़ रहा है। तो इसके विरोध में कांग्रेस वालों ने या कांग्रेस सरकारों ने, जहाँ पे 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकारें थी, उन्होंने 22 दिसंबर 1939 को इस्तीफा दे दिया, जिसे मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। और इसके बाद जो बड़ी घटना थी वो थी मार्च 1940 में मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए पहली बार पाकिस्तान की मांग रखी थी। कई बार सवाल आता विधिवत रूप से या औपचारिक रूप से पाकिस्तान की मांग सर्वप्रथम कब रखी गई, तो मार्च 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में, जबकि मुस्लिम लीग का अधिवेशन हो रहा था, उस समय पहली बार पाकिस्तान शब्द की या पाकिस्तान की विधिवत रूप से मांग रखी गई। आपको बता दूं कि पाकिस्तान शब्द की परिकल्पना रहमत अली चौधरी ने की थी, जो एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था। उसने 1933 में ही इस शब्द की परिकल्पना कर दी थी और 1940 तक आते आते विधिवत औपचारिक रूप से मांग शुरू हो गई। राज सारस्वत हमारे साथ जुड़ गई है, पूजा भी, नमस्कार पूजा जी को नमस्कार। दिनेश जी रत्नू हमारे साथ हैं, भगवान जी भारद्वाज जुड़ गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आप सभी का। और उसके बाद बता दूं 8 अगस्त 1940 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने भारतीयों के लिए अगस्त प्रस्ताव रखा। अगस्त प्रस्ताव में भारत को अपने साम्राज्य सौंपने की बात कही गई थी और इसी का विरोध करते समय, जैसा कि सृष्टि ने बताया, व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया गया। व्यक्तिगत सत्याग्रह गांधी जी द्वारा 17 अक्टूबर 1940 को शुरू किया गया वर्धा महाराष्ट्र से। दयाल राम जी डुकिया जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। व्यक्तिगत सत्याग्रह वर्धा महाराष्ट्र से शुरू किया गया। बता दूं वर्धा में पवनार आश्रम है आचार्य विनोबा भावे का, वहां से शुरू किया गया था और पहले सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे बने थे। उसके बाद क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 में। मार्च 1942 में स्टेफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में क्रिप्स मिशन भारत आया था, जिसे दिवालिया बैंक का पोस्ट डेटेड चेक का गांधी जी द्वारा। और इसी के विरोध में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी 8 अगस्त 1942 की, जबकि उससे पहले वर्धा महाराष्ट्र में 14 जुलाई 1942 को वर्धा प्रस्ताव पास किया गया था, जिसे भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव भी कहा जाता है। ये बता दूं आरएस प्री 2010 में पूछा है, उसके बाद 2 बार सेकंड ग्रेड में पूछ लिया गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब और कहां से पारित किया गया। तो 14 जुलाई 1942 को वर्धा महाराष्ट्र से पास किया गया और मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान, अभी अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जाना जाता है, वहां से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। इस आंदोलन में शीर्ष के नेताओं को गिरफ्तार कर दिया, इसलिए आंदोलन नेतृत्वहीन हो गया था। हालांकि रामन और लोहिया सरी के नेताओं ने आंदोलन को भूमिगत रह करके भी नेतृत्व प्रदान किया था। इसके आगे की घटनाएं सृष्टि कल और आपके बीच रखेगी। गणेश दास जी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं वापस लिए चलता हूं आपको राजस्थान के इतिहास की ओर, क्योंकि ये भारत का राष्ट्रीय आंदोलन था। आपकी जानकारी के लिए आज की क्लास सृष्टि ने ली थी, 1919 से शुरू किया था उसने और 1942 तक पहुंची थी और महत्वपूर्ण घटनाक्रमों का वो जिक्र करेगी। कल के लिए आपके लिए एक सवाल भी छोड़ा है, धन्यवाद सृष्टिका। और उसके बाद मैं पुनः हाजिर हूँ राजस्थान के इतिहास को लेकर के। और राजस्थान के इतिहास में हमने कल पढ़ा था आमेर के कच्छावा, और आमेर के कच्छाओं को मैंने स्पीडली रिपीट भी किया था। जो लोग देरी से जुड़े थे उनको एक बार पुनः बता दूं, जितना अधिक रिवीजन किया जाएगा मेरे हिसाब से ये बहुत कुछ नॉर्मल हो जाएगा आपके लिए। बता दूं आमेर के कच्छाओं में सबसे पहले आमेर नहीं बल्कि ढूंढाड़ में कच्छावा वंश की नींव रखी गई थी। कच्छावा भगवान रामचंद्र के बेटे उसके वंशज माने जाते हैं।
और उन्होंने 1137 में दुल्हे राय यानी तेजकरण ने डुंडाड़ में, रामगढ़ में कच्छावा वंश की नींव रखी थी और 1207 में उनके पुत्र कोकिल देव ने आमेर को राजधानी बनाया और उसके बाद 1727 तक आमेर ही इनकी राजधानी रही थी। आमेर के महलों का निर्माण मानसिंह के काल में हुआ था और आमेर के किले का निर्माण भी उन्हीं के काल में किया गया था। जो कंटिन्यू इतिहास शुरू होता है, मैंने बताया था कल आपको, 1547 से 73 तक भारमल यानी बिहारीमल रहे राजस्थान के पहले शासक थे जिसने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। 1562 में अपनी पुत्री हरकुबाई रखूबाई का विवाह अकबर के साथ किया था। ये चगताई खान की मध्यस्थता से सांबर में विवाह संपन्न हुआ था, जबकि अकबर ने अजमेर की यात्रा की थी, अजमेर जियारत करने आए थे। जब वो वापस लौट रहे थे तो 1562 में अकबर के साथ हरकुबाई ऑब्लिक रखूबाई, जिसे मरियम उस्मानी भी कहा जाता है, का विवाह हुआ। 1569 में इन्हीं की कोख से सलीम पैदा हुआ जो 1605 में जहांगीर के नाम से गद्दी पर बैठा था। भारमल के बाद 1573 में भगवान दास राजा बना जो 1589 तक था। गणेश दास जी के बाद शक्ति सिंह जी नाथावत का स्वागत है, नमस्कार। उसके बाद मानसिंह राजा व फरजंद की उपाधि थी। सबसे बड़े मनसबदारी थे, बता दूं 7000 मनसब इन्हें प्राप्त थे। मनसब बता दूं अकबर की देन है। मनसबदारी प्रथा, मनसब का शाब्दिक अर्थ होता है ओहदा या पद। बाद में ये सिंह अस्पा दू अस्पा जहांगीर के काल में पद नाम से हो गए सामर्थ्य के अनुसार। अनीश जी माथुर जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। पुष्पेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। हम बात कर रहे थे कि मान सिंह और मान सिंह के बाद बड़े जो शासक बने उनमें मिर्जा राजा जयसिंह का नाम आता है। 1600 हरिराम जी चोटिया जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। 1621 से 1667 तक मिर्जा राजा जयसिंह, जिन्हें मिर्जा राजा की उपाधि शाहजहां ने दी थी, शायद मैंने कल नहीं बताई होगी, मिर्जा राजा की उपाधि शाहजहां ने दी थी। ये शख्स ऐसा था जिसने 3 बादशाह यानी मुगल शासकों के साथ कार्य किया था। नेपाल सी चोटिया का भी बहुत बहुत स्वागत है। सुनील जी विश्नोई चाटी से जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हरिराम जी चोटिया देख रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद आपका। मिर्जा राजा जयसिंह को शाहजहां ने मिर्जा राजा की उपाधि प्रदान की थी। उन्होंने जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब 3 बादशाह के काल में सेवा शुश्रूषा की थी और इनके काल में जो महत्वपूर्ण घटना घटी वो थी पुरंदर की संधि। बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के दृष्टिकोण से। 23 जून 1665 को पुरंदर की संधि हुई थी मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच। शिवाजी का भी कल जिक्र किया था सृष्टि सारस्वत ने, कहा था शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627 को शिवनेर के किले में हुआ था। माता का नाम जीजाबाई और पिता का नाम शाहजी भोसले था। गुरु समर्थ गुरु रामदास थे और दादा कौणदेव का उन्हें आशीर्वाद प्राप्त था और धर्म की शिक्षा उन्हें वहां से प्राप्त हुई। पूना की जागीर उन्हें अपने पिता से मिली थी और चूंकि उन्होंने एक अन्य स्त्री तुकाराम मोहिते से विवाह कर लिया और बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह के वहां दीवान के तौर पद पर काम करने लगे थे। पुरंदर की संधि के बाद 1674 में शिवाजी का राज्याभिषेक किया गया और 1680 में उनका निधन हो गया था। उनके काल में जो मंत्री परिषद थी वो अष्टप्रधान के नाम से जानी जाती थी। सुरेश जी गोदाराम से जुड़ गए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। महेंद्र जी लेगा का भी स्वागत है। इसके अलावा उनके जो राजस्व आय के जो स्रोत थे वो चौथ और सरदेशमुखी, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम वापस आ जाते हैं, मिर्जा राजा जयसिंह की बात कर लेते हैं। मिर्जा राजा जयसिंह के बाद सवाई जयसिंह द्वितीय। सवाई जयसिंह द्वितीय का मैं यहाँ जिक्र कर रहा हूँ कि इन्होंने 1700 से लेकर के 1743 तक राज किया था और जिज मोहम्मद शाही और जयसिंह कारी का इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। साथ ही साथ जयगढ़ दुर्ग का भी निर्माण करवाया। अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करने वाला अंतिम हिंदू शासक था। 1740 में अश्वमेध यज्ञ करवाया। इसके अलावा नवंबर 1727 में जयपुर शहर बसाया। वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य जो बंगाल से थे। उसके बाद ईश्वरी सिंह राजा बने 1743 से 1750 तक। उनके काल का 1747 का राजमहल टोंक का युद्ध बहुत ही प्रसिद्ध है। राजमहल टोंक के युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने ईश्वरलाट यानी सरगासोड़ी का निर्माण कराया था। 1750 में सरगासोड़ी से भी
जंप करके उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। कच्छावा पवन जी मांझू हमसे जुड़ गए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रणजीत सिंह जी देख रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत। ओम प्रकाश जी चौधरी का भी और रणजीत जी का भी नमस्कार सर सभी को। ईश्वरी सिंह के बाद प्रताप सिंह का जिक्र कर रहा था। प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण कराया था और हवा महल 5 मंजिला इमारत है। ये अपने आप को कृष्ण भगवान का दीवान समझता था और राधा गोविंद संगीत सार के नाम से काव्य रचना करवाता था। इसका प्रमुख जो दरबारी था वो देवर्षि बृजपाल भट्ट थे और बता दूं 22 कवियों का आश्रयदाता था, इसलिए उसे गंधर्व बाईसी या बाईसी गुणीजन खान के नाम से भी जाना जाता है। सवाई प्रताप सिंह के बाद जगत सिंह द्वितीय थे, जिन्होंने अंग्रेजों से संधि कर ली थी और 1857 की क्रांति के समय यहाँ का शासक राम सिंह द्वितीय था। राम सिंह द्वितीय 1835 से 1880 तक शासक रहे थे। सुरेंद्र जी भाटी हमसे जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। राम नारायण जी खींचड़ लाडनू से जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। हम बात कर रहे थे राम सिंह द्वितीय की और 1835 से 1880 तक का इनका पीरियड था। लॉर्ड लुडलो के संरक्षण में ये शासक बने थे और मात्र 16 माह की आयु में इन्हें राजगद्दी प्राप्त हुई थी। 1857 की क्रांति में उन्होंने अंग्रेजों की सहायता की, इसके बदले में उन्हें सितारे हिंद की उपाधि दी गई थी। और इसके अलावा महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स, मदरसा हुनरी, तस्वीरों कारखानों की स्थापना इन्हीं के काल में हुई और प्रिंस अल्बर्ट के आगमन पर उन्होंने अल्बर्ट हॉल की नींव रखी थी और उसी समय उन्होंने गुलाबी रंग से रंगवाया था जयपुर को और गेरुआ रंग मूलतः था, इसलिए इसे पिंक सिटी कहा जाता है। उसके बाद माधव सिंह द्वितीय बने, जिन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए 5 लाख रुपए मदन मोहन मालवीय को दान स्वरूप दिए थे। और उसके बाद सवाई जयमान सिंह द्वितीय जो राजस्थान के एकीकरण के समय थे और राज प्रमुख बने वृहद राजस्थान के समय और 1 नवंबर 1956 तक राज प्रमुख रहे। बाद में उन्हें विदेश में राजदूत बना दिया गया। आमेर के कच्छावा के बाद कुछ राजवंश जिनका यहाँ सामान्यतः सवाल बनते हैं उनका मैं जिक्र करना चाहूंगा। सरोज जी के बाद दिनेश जी रत्नू, गुलाबी रंग से पुतवाया, बिल्कुल इसीलिए पिंक सिटी है। पिंक सिटी जयपुर है, सूर्य नगरी जोधपुर है। हाँ, हम बात कर रहे हैं अन्य राजवंशों की। जैसे बूंदी राज्य की बात करें तो बूंदी बहुत प्राचीन राज्य रहा था और यहाँ पर मीणाओं का राज था। पहले मीणाओं का राज था और बूंदी का नाम बूंदा मीणा के नाम से पड़ा है। और बता दूं नाडोल के जो चौहान के वंशज थे उन्होंने मीणा को पराजित करके वहां पर चौहान साम्राज्य स्थापित किया था बूंदी में। और मेवाड़ का जो क्षेत्र सिंह था उसने बूंदी को बाद में अपने अधीन कर लिया था और बूंदी मेवाड़ के अधीन हो गया। लेकिन 1569 में सुरजन सिंह हाड़ा जो थे उन्होंने अकबर से संधि कर ली और मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेने के कारण बूंदी को मेवाड़ से मुक्त कर दिया गया। और उसके बाद शाहजहां ने बूंदी से कोटा को पृथक कर दिया और कोटा जो है वो बता दूं आपको कि माधो सिंह को सौंप दिया गया। इसके अलावा बूंदी के शासक विष्णु सिंह ने 1818 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली थी। बूंदी के बारे में बता दूं कि बूंदी का जो किला है वो तारे के आकार का है, इसलिए इसे तारागढ़ भी कहते हैं। राकेश जी पूनिया हमसे जुड़ गए हैं, राम राम सर जी। आपू जी चोटिया का नमस्कार। राकेश जी पूनिया नमस्कार। हम बात कर रहे थे बूंदी की। मैं कह रहा था कि यहाँ का जो दुर्ग है वो तारे के आकार के कारण तारागढ़ कहलाता है। और यहाँ पर अनिरुद्ध सिंह एक शासक हुए, उन्होंने धाबाई देवा की स्मृति में 84 खंभों की छतरी बनाई है। सवाल पूछा जाता है कि 84 खंभों की छतरी कहाँ है, तो उत्तर है बूंदी में। ठीक है, करीब करीब 45 लोग जुड़ गए हैं। राकेश जी का भी बहुत स्वागत है। मैं बता रहा था अनिरुद्ध सिंह ने धाबाई देवा की स्मृति में 84 खंभों की छतरी बनाई। 84 खंभों की छतरी बूंदी में बनी हुई है। इसके अलावा रानी जी की बावड़ी, रानी जी नाथावत की बावड़ी बूंदी में है। इसके अलावा नवलखा झील, दुगारी झील, जहां पर वरुण देवता जो जल देवता हैं उनका आधा डूबा हुआ मंदिर उसमें स्थित है। बूंदी के ही
विष्णु सिंह ने अंग्रेजों से संधि कर ली। और मैंने आपको बताया कि कोटा बीच में चौहानों का इतिहास रहा, फिर मेवाड़ के अधीन हो गया, मेवाड़ के बाद पुनः इसको माधो सिंह के समय इसको कोटा को पृथक कर दिया गया। और बाद में बता दूं, ये जो मराठा थे उन्होंने राजस्थान पे जब आक्रमण किया था तो सबसे पहले वो बूंदी में ही उन्होंने प्रवेश किया था और अंग्रेजों से आश्रित पार्थक्य की संधि विष्णु सिंह ने कर ली थी। बाद में जब अपन राजस्थान का एकीकरण पढ़ते हैं तो उस समय बूंदी का ये एरिया दूसरे चरण में राजस्थान में शामिल हो जाता है। राजस्थान का एकीकरण जब अपन पढ़ते हैं तो 7 चरणों में होता है। पहला है मत्स्य संघ की स्थापना, दूसरा जो है वो पूर्व राजस्थान संघ जिसमें 9 हाड़ौती अंचल की रियासतें हैं वो एक हो जाती है और 9 हाड़ौती अंचल की जो रियासतें हैं उनकी राजधानी कोटा होती है। कोटा का शासक भीम सिंह उस समय राज प्रमुख बनता है। यहाँ पे जो 9 रियासतें हैं उनको याद रखने का एक ट्रिक मैं आपके सामने, परसा, बाबू, जाड़ू की टोको, ये 9 रियासतें हैं। प्र मतलब प्रतापगढ़, सा मतलब शाहपुरा सबसे छोटी रियासत थी, प्रशा, बा मतलब बांसवाड़ा, बू मतलब बूंदी, प्रशा बाबू, झा मतलब झालावाड़, डू मतलब डूंगरपुर, की मतलब किशनगढ़, टो मतलब टोंक, को मतलब कोटा। ये 9 रियासतें थी जिनका एकीकरण हुआ था। परसा, बाबू, जाड़ू की टोको। झालावाड़ रियासत बता दूं सबसे नवीन रियासत थी और झालावाड़ रियासत के बारे में मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि जो कोटा है वो बूंदी से ही अलग हुआ और कोटा का जो शासक था वो झाला जालिम सिंह था और झाला जालिम सिंह ने ही 1818 में अंग्रेजों से संधि कर ली थी। और झालावाड़ जो है वो जालिम सिंह के पुत्र मदन सिंह के लिए 1838 में विभाजित करके अलग रियासत बनाई गई। ये बता दूं राजस्थान की सबसे नवीन रियासत थी। हमारे साथ मांगीलाल जी लॉम रोड जुड़ गए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम झालावाड़ की बात कर रहे थे। मैं बता दूं राजस्थान के एकीकरण के समय 19 रियासतें थी, उनमें सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ हुआ करती थी। सबसे नवीन रियासत झालावाड़ जो मैंने अभी अभी बताया था 1838 में मदन सिंह के लिए कोटा से विभाजित करके बनाई गई थी और इसकी राजधानी झालरापाटन हुआ करती थी। इसके अलावा सबसे बड़ी रियासत जोधपुर थी, सबसे छोटी रियासत शाहपुरा थी। इसके अलावा 3 ठिकाने थे। ठिकानों को तोप की सलामी नहीं दी जाती थी जबकि इन्हें तोप की सलामी दिए जाने का प्रावधान था और एक चीफ कमिश्नर द्वारा प्रशासित क्षेत्र था, वो था अजमेर मेरवाड़ा। उन सभी का एकीकरण 1 नवंबर 1956 को पूरा हो सका, जो वर्तमान राजस्थान पुनर्गठित राजस्थान 7वें चरण में अस्तित्व में आया था। इसके अलावा जो रियासतें बच गई है, क्योंकि अपन विशेषतः राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे हैं और उसके बाद हम भारत के इतिहास में चलेंगे, सल्तनत युग पढ़ेंगे। सल्तनत युग से पहले जो महत्वपूर्ण रियासतें हैं और उनके सवाल बन सकते हैं उनका मैं मोटा मोटी जिक्र कर रहा हूं, क्योंकि हमने जो अब तक का इतिहास पढ़ा है उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था कि चौहान वंश, अजमेर के चौहान, शाकंभरी के यानी सांबर के चौहान, फिर रणथंभौर के चौहान पढ़े। इसके अलावा अभी मैंने जिक्र किया था हाड़ौती के चौहान में, जो इसमें बूंदी और कोटा का और झालावाड़ का भी मैंने जिक्र कर लिया। इसके अलावा सिरोही की यदि अपन बात करें तो सिरोही में चौहान वंश की एक देवड़ा शाखा थी, उसकी स्थापना 1311 में कर दी गई थी। राजधानी उस समय चंद्रावती हुआ करती थी, सिरोही का प्राचीन नाम है। उसके बाद यहाँ का जो शासक सैसमल था उसने 1425 में सिरोही नगर बसाया और उसको अपनी राजधानी बना दिया। 1823 में यहाँ के शासक शिव सिंह ने अंग्रेजों से संधि की। एक सवाल आता बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सवाल यह है कि राजस्थान की अंतिम रियासत कौन सी थी जिसने अंग्रेजों के साथ संधि की थी? तो बता दूं, सिरोही का शिव सिंह, जिसने 1823 में अंग्रेजों के साथ संधि की थी। ये अंतिम रियासत थी जिसने अंग्रेजों के साथ संधि की। इसके अलावा बता दूं अन्य जो रियासतें हैं उनमें एक तो भरतपुर रियासत का मैं यहाँ जिक्र करना चाहूंगा। भरतपुर बता दूं सूरजमल जाट ने 1733 में बसाया था और यहाँ पर सोगर के निकट एक दुर्ग का निर्माण करा दिया जिसे लोहागढ़ अजयगढ़ के नाम से जाना जाता है। ये भरतपुर का किला है, मिट्टी का किला है। पारिक दुर्ग भी है, इसके चारों ओर खाई है। इसके अलावा सूरजमल ने 1755 से 63 तक
डीग के महलों का निर्माण करवाया। फुआरा व महलों की नगरी डीग को माना जाता है। राजा राम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र जी बद्रेचा को नमस्कार। श्याम सुंदर जी फिडोदा हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। काना राम जी सारण जोध्यासी से हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मैं बात भरतपुर की कर रहा था। भरतपुर में सूरजमल जाट ने डीग में महलों का निर्माण करवाया था। इसके अलावा बता दूं 1803 में भरतपुर के शासक रणजीत सिंह ने अंग्रेजों के साथ अधीनस्थ सहयोग यानी आश्रित पार्थक्य की संधि कर ली थी और स्वतंत्रता के बाद जो भरतपुर रियासत है वो मत्स्य संघ में विलीन हो गई और मत्स्य संघ जब राजस्थान में शामिल हुआ तो भरतपुर को बता दूं बाद में सबसे अंत में संभाग जो 7वां संभाग बना वो 4 जून 2005 को भरतपुर एक नया संभाग बन गया। वर्तमान में 7 संभाग हैं, उनमें भरतपुर एक संभाग है और भरतपुर संभाग में जो जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं उनको याद रखने के लिए मैं कहता हूँ भरतपुर, धोड़ो, करो, सवाई। भरतपुर, धोड़ो मतलब धौलपुर, करो मतलब करौली और सवाई मतलब सवाई माधोपुर। तो यहाँ पर हम अलवर के बारे में भी थोड़ा पढ़ना चाहेंगे क्योंकि अलवर रियासत के बारे में थोड़ा सा यहाँ 2-4 सवाल बहुत महत्वपूर्ण बनते हैं। आशीष शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। हम बात कर रहे थे अलवर की। अलवर बता दूं उस समय जब अजमेर में चौहान राजवंश था उस समय ये अलवर का क्षेत्र भी चौहानों के अधीन आता था और बाद में कच्छावा शासक प्रताप सिंह ने 1770 में अलवर की स्थापना की और अलवर को अपनी राजधानी बनाया। ये भरतपुर से पृथक कर दिया गया था और बख्तावर सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली थी और बाद में बता दूं प्रमुख नाम आता है महाराणा जयसिंह का। महाराणा जयसिंह ने गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लिया था। इसके अलावा नरेंद्र मंडल जो नाम दिया था वो महाराणा जयसिंह ने दिया था, ये अलवर के ही महाराजा थे। और इसके अलावा उन्होंने अंग्रेजों के साथ जो गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का अतिरिक्त एक बात थी कि 1900 करीब बात है 33 की, उस समय इनकी सुधारवादी नीतियों से तंग आ गए थे अंग्रेज और अंग्रेजों ने इनको अपनी रियासत से निष्कासित कर दिया, अलग कर दिया। करौली के बारे में थोड़ा सा जिक्र मैं यहाँ करना चाहूंगा। बता दूं विजयपाल यादव द्वारा 1040 में यादव वंश की यहाँ पे नींव रखी गई थी करौली में। करौली का पहला नाम कल्याणपुर था और धर्मपाल द्वितीय ने करौली को अपनी राजधानी बनाया और करौली के ही हरबख्श पाल सिंह ने 1817 में अंग्रेजों से संधि कर ली। हमारे साथ जुड़ गए हैं घनश्याम जी जांगीड़, जय हिंद जय भारत की। राहुल सारस्वत हमारे साथ, बलवीर सिंह जी देवड़ा जुड़ गए हैं। राहुल जी सारस्वत के अलावा जय हिंद सर, हस्ती जी सारण हमारे साथ जुड़ गए हैं। हम बात करौली के बाद जैसलमेर रियासत की करेंगे। जैसलमेर में बता दूं भाटी वंश का शासन था। पहले इनकी राजधानी भटनेर जो बाद में हनुमानगढ़ हो गया था। ये 285 ईसा की बात है जब प्रथम राजधानी भट्टी ने बनाई थी। भूपत शासक भट्टी जो भाटी थे उन्होंने भटनेर का किला बनाया था। उसके बाद इनकी राजधानी तन्नोट हुई। तन्नोट के बाद लोदरवा, भाटियों की प्राचीन राजधानी लोदरवा जैसलमेर थी और बाद में भाटी शासक राव जैसल ने जैसलमेर बसाया 1155 से में और उसके बाद जैसलमेर का किला बनाया गया था। 55-56 की बात है। जैसलदेव भाटी ने जैसलमेर दुर्ग का निर्माण कराया और राजधानी अपनी जैसलमेर कर दी। जैसलमेर का जो किला है उसने 2.5 शाखे से हैं। अर्धशाखा एक सवाल पूछा जाता, अर्धशाखा क्यों कहा जाता, तो बता दूं केसरिया तो हो गया लेकिन जौहर नहीं हुआ, इसलिए इसे अर्धशाखा कहा जाता है। और 2.5 शाखे से आने वाला दुर्ग जैसलमेर का किला है। सर्वाधिक बुर्जों वाला यानी 99 बुर्जों वाला जो दुर्ग है वो जैसलमेर का किला है। इसके अलावा मूलराज जो शासक थे उस समय उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली थी। इसके अलावा बता दूं आजादी के समय जो यहाँ के शासक थे वो थे जवाहर सिंह। उस समय जो बहुत ही बड़ी और महत्वपूर्ण घटना घटित हुई वो हुई थी सागरमल गोपा को तत्कालीन जेलर गुमान सिंह ने जिंदा जला दिया था। और ये बता दूं सागरमल गोपा प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्होंने जैसलमेर में गुंडा राज और आजादी के दीवाने नामक पुस्तकें लिखी। टोंक रियासत का एक ही सवाल बनता है कि 1817 में अंग्रेजी शासन ने टोंक की नई रियासत बनाई और अमीर खां पिंडारी को
टोंक का नवाब बनाया। ये मात्र एक ऐसी रियासत थी जो मुस्लिम रियासत थी। ये प्रमुख रियासतें थी राजस्थान की, और राजस्थान का इतिहास था। जो साथी हमसे जुड़े उनका बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम फिर हाजिर होंगे। सृष्टि तो आपको बताएगी राष्ट्रीय आंदोलन भारत का, जिसमें शायद वो 1930-31 से आगे का स्टेप विस्तृत लेगी। और इसके अलावा हम बता दें आपको कि हम सल्तनत युग की शुरुआत करेंगे, क्योंकि भारत के इतिहास को यदि आपको सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ना है तो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता, फिर वैदिक सभ्यता, उसके बाद जैन धर्म, बौद्ध धर्म, महाजनपद काल, और तत्पश्चात मौर्य काल, मौर्यतर काल, मौर्यतर के बाद गुप्त काल, गुप्त काल के बाद हर्षवर्धन का काल यानी वर्धन वंश, तत्पश्चात राजपूत युग, और राजपूत युग में स्पेशली राजस्थान का इतिहास महत्वपूर्ण है। महेंद्र जी पूनिया, हमारे शिव गोदारा भी जुड़ गए हैं। ईश्वर जी जानी जो नमस्ते सर, गुरु जी नमस्कार। ईश्वर जी जाने के अलावा लेट हो गए, कोई बात नहीं। आप ये बिल्कुल, क्योंकि ये सेव रहता है, आप इसको बाद में भी देख सकते हैं, लेकिन मज़ा तब आता है जब लाइव रहें तो अपन एक दूसरे से बात शेयर कर सकते हैं। फिर भी कोई बात नहीं, आप कल से निरंतर 10 बजे जुड़ें। एक बार पुनः आपको याद दिला दूं कि रोजाना शाम रात को 10 बजे मैं फेसबुक पर लाइव आता हूं कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण बातें करने, न केवल इतिहास की बल्कि राजनीति विज्ञान और अन्य क्षेत्रों की भी हम बातें करते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। एक मैंने यूट्यूब चैनल बना रखा है सुरेंद्र सारस्वत, उस पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड कर रहा हूं। इसलिए जो भी अपने साथी हैं उन सब से कहें कि उस वीडियो को सब्सक्राइब करें, आइकन बेल दबाएं, ताकि उनके पास जैसे ही वीडियो अपलोड हो सबसे पहले जानकारी मिले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, जय हिंद, नमस्कार।